और जिनसे हमारी प्रजातंत्र बनता रहे। आपने ध्यान से मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करता हूँ भाई साहब कोठारी जी से कि वो अपने विचार, प्रतिक्रिया इत्यादि दें और उसके बाद फिर हम यहाँ एक वार्तालाप आप लोगों के साथ करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सम्मानीय श्री भरत गुप्त जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय विद्वान बंधु और बहनों, पहले तो भरत गुप्त जी को बधाई अभिनंदन देना चाहूंगा कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर ये एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और जिस प्रकार विषय का प्रस्तुतिकरण था उसी के अनुसार शुरुआत हुई कि कुछ गलत परंपराएं देश में जो स्थापित हो जाती है, हमारी प्राचीन कुछ गलत परंपरा के टिक्का टिप्पणी तो सब लोग करते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में गलत परंपराएं स्थापित हो रही है या हो गई है, उसके बारे में बोलने की और उसके से अलग रास्ता चुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। कि इंडिया एविडेंस सेंटर, इंडिया इंटरनेट सेंटर में कोई गोष्ठी होगा तो बिना इंग्लिश कैसे चलेगा वो? ये एक परंपरा हो गई, तो उस परंपरा को भी आपने तोड़ने की हिम्मत की, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। देखिए, समान नागरिक कानून की बात है, जो समान सिविल संहिता की बात है, ये एक बहुत ही जटिल विषय है। जितना राजनीतिक स्तर पर नारे दिए जाते और आश्वासन दिए जाते हैं, उतना सरल विषय नहीं है ये, क्योंकि हर विषय के कई पहलू होते हैं और कानून में परिवर्तन होना और मानसिकता में परिवर्तन होना, ये बहुत दो अलग अलग विषय बनते हैं। संविधान में अनुच्छेद 44 जो है, उसमें इसकी संभावना के बारे में लिखा गया है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी ये भी अधिकार केंद्र के हाथ में कम है, राज्यों के हाथ में ज्यादा है। तो करना है ये राज्यों को प्रमुख रूप से। केंद्र मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन मूल बात राज्य के हाथ में है। लेकिन ये मूलभूत अधिकार में बात नहीं कही गई है, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ये बात कही गई है। और संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत जो है, उसमें ड में कहा गया है, जो इसके समर्थन में बात है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अंतिम बात महत्वपूर्ण है आज की चर्चा के लिए, कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये अनुच्छेद 44 के समर्थन में भी ये बात संविधान में लिखी गई है। और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बार बार ये बात कही है सरकारों को कि समान सिविल संहिता देश में लागू की जाए। और जो पृष्ठभूमि भरत जी ने रखी, उसी के संदर्भ में कहा गया है कि ये जो महिलाओं को गौरवपूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, उसमें ये
रुकावट डालता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ये प्रश्न हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, प्रश्न किसी विशेष धर्म जाति का नहीं है। ये प्रश्न महिलाओं के मानव अधिकार का है, स्त्रियों के सम्मान से जीने का अधिकार की बात है। ये इसके मूल में बात है। और जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, महिलाएं पिछड़ जाएगी, महिला अपमानित होगी, वो समाज वास्तविक रूप में समग्रता से विकसित नहीं हो सकता है कभी। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि मार्गदर्शक सिद्धांत है, मूलभूत अधिकार तो नहीं है, इसलिए कानून दृष्टि से आप कुछ नहीं कर सकते। तो मार्गदर्शक सिद्धांत संविधान में क्यों रखे गए? तो जो मूलभूत अधिकार है वो तो एक कानून के रूप में उस समय बन गया 1949 में, लेकिन जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो हमारा स्वप्न है। उस दिशा में हमको सबने मिलकर देश को आगे ले जाना है। इसलिए मेरी दृष्टि से मूलभूत अधिकारों से भी अत्यंत मार्गदर्शक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और जब मानस तैयार हो जाता है देश में तो वो अधिकार भी बन सकता है। अपने को कई बातें ऐसी देश में देखने को मिलती है कि जो शिक्षा का अधिकार आरटीई, वो अधिकार में पहले नहीं था, वो मार्गदर्शक सिद्धांत में था, लेकिन आज वो अधिकार बन गया है 2009 में। इसी प्रकार दहेज निषेध अधिनियम ये पहले नहीं था, बाद में 1961 में उसको जोड़ा गया। इसी प्रकार सती निवारण अधिनियम ये भी पहले नहीं था, 1987 में जोड़ा गया। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात जो आपने कही वो भी 1949 में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है उसको। और अभी अभी कुछ 2-3 साल पहले की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही विवाह का पंजीयन, विवाह का रजिस्ट्रेशन, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करना ये अनिवार्य सबके लिए किया, वो भी अभी भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार का बदलाव देश काल परिस्थिति और लोगों की मनस्थिति जैसे जैसे बनती जाती है, ऐसे ऐसे बदलाव होते रहे हमारे देश में भी। क्योंकि जहां जहां विकृतियां है, जहां जहां संविधान की मूल भावनाओं का हनन होता है, ऐसी बातों का बदलाव धीरे धीरे कालक्रम होना चाहिए, वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ी हो। जैसे दहेज की परंपरा, ये शायद मुसलमान ईसाइयों में नहीं है, हिंदुओं में हो जाता है। सती प्रथा भी हिंदुओं में थी, लेकिन वो न हो ये गलत बात है, इसलिए उसके लिए अधिनियम लाए गए और कानून बनाया गया। तो इस प्रकार की संविधान की व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए। कई बार अपने धर्म, अपने ग्रंथों के पाठ लेकर हम अपनी बात पर अड़ जाते हैं, तो इसमें भी कालक्रम में बदलाव आना चाहिए। हम अपने भारतीय परंपराओं का विचार करें तो समय समय पर कई ग्रंथ लिखे गए, उसमें अनेक प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। जैसे पुराणों में कुछ बात लिखी गई है जो आज हम लोगों को मान्य नहीं है। पुराण हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन इसमें कुछ बात ऐसी है जो आज हमको स्वीकार्य नहीं है, जो काल बाह्य है। उस परिस्थिति में, उस समय में किस कारण से क्यों लिखी गई मालूम नहीं अपने को।
तो इस प्रकार की जो बातें हो उसका बदलाव होना चाहिए, और वो अगर हम नहीं बदलाव करेंगे तो आधुनिक समाज नहीं बन सकता है, समाज विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ये बदलाव भी समय समय पर होना चाहिए। और ये समान सिविल संहिता न होने के कारण क्या क्या स्थितियां निर्माण हो रही है। कि लोग जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक ही विवाह कर सकते हैं व्यक्ति। आपने भी, भरत जी ने भी इसका उल्लेख किया कि पहले बहुपत्नीत्व की परंपरा थी हमारे यहाँ। ये परंपरा नहीं थी, अपवाद थे मेरी दृष्टि से। अपवाद तो बहुपति का भी मिलता है अपने प्राचीन ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो, कि द्रौपदी को 5 पति थे, लेकिन ये अपवाद थे, सामान्य परंपरा नहीं थी अपने यहाँ कभी भी। सर्वसामान्य समाज में तो एक पति की परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो आज लोगों को एक महिला को छोड़कर दूसरी महिला से शादी करनी है किसी हिंदू को, इसलिए अपना मजहब परिवर्तन कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। मैं शिक्षा क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहा हूं। पहले तो मैं छात्र संगठन के रूप में काम करता था, अभी वास्तविक शिक्षा का काम तो मैं कुछ साल से मैंने अभी शुरू किया है। लेकिन हम छात्र संगठन में तो हमने अनुभव किया कि निजी शैक्षिक संस्थानों में जो अल्पसंख्यक संस्थान थे, उसमें प्रवेश लेने के लिए गलत ढंग से किसी जाति विशेष का, संप्रदाय विशेष का प्रमाण पत्र बनाकर प्रवेश ले लेते थे बच्चे, क्योंकि नहीं तो उनको प्रवेश वहां नहीं मिलता था। तो इस प्रकार के गलत कानून होने के कारण लोगों को गलत करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये 87-88 आसपास के ऐसी 3-4 घटनाएं अलग अलग कोर्ट में केस हुए, महिलाओं ने किए थे। उसको फिर सर्वोच्च न्यायालय में सारे केस ट्रांसफर किए गए और उस सरला मुद्गल वो एक संस्था की प्रमुख थी, उन्होंने इसको नेतृत्व दिया। क्षमा करिए, मुंबई उच्च न्यायालय में केस स्थानांतर हुए सारे, और उस समय भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन न्यायालय ने किया। 10 मई 1995 का निर्णय है कि भारतीय डाइवोर्स एक्ट है जो 1869 में बना था, जो वही चल रहा है अभी, उसकी धारा 10 है जो, उसको उसमें बदला गया, क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि ये धारा गैर कानूनी है, क्योंकि महिलाओं को गौरवपूर्ण जीने का अधिकार में रुकावट डालती है धारा। इसलिए इस धारा को बदलना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति, यानी एक उदाहरण ऐसा था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छोड़कर हिंदू था, तो दूसरी महिला शादी करनी चाहिए, इसलिए वो दूसरी महिला ने और इन्होंने स्वयं ने, दोनों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। और फिर कुछ समय के बाद उसी पुरुष ने फिर धर्म बदलकर उस पत्नी को छोड़कर पहली पत्नी के साथ रहने लगा। यानी इस प्रकार की सारी घटनाओं के कारण ये न्यायालय में बात गई थी, और उसके कारण फिर न्यायालय ने भारतीय डाइवोर्स एक्ट में बदलाव किया। उन्होंने ये भी कहा गया न्यायाधीश ने कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महिला को गौरवपूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है उसका भंग हो रहा है इसमें। तो इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, और
जिस समाज में, जो समाज इस कानून के पक्ष में है आजकल, उनकी क्या स्थिति हो रही है। 25/3/1996 के एक गुजरात के समाचार पत्र में छपी थी खबर, फुलछाप नाम का एक बड़ा प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, कि महाराष्ट्र के मालेगांव में एक दिन में 50 तलाक हुए थे। एक मुंबई में एक सर्वे हुआ था, जो रेड लाइट एरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, वैसी है जहां रहती है, तो उसमें एक महिला ने सर्वे किया था, और सर्वे किया, उसका सर्वे का एक निष्कर्ष ये था कि जो मुस्लिम महिलाएं उसमें थी, उसमें 80% महिलाएं तलाकशुदा थी। उनको तलाक मिल गया, इसलिए वो मजबूरी में उस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर हुई थी। तो ये जो सारी स्थितियां हो रही है, उसका विचार करने का प्रश्न किसी विशेष संप्रदाय धर्म का नहीं है। प्रश्न इस देश की महिलाओं के संबंध में विचार करने का प्रश्न है। और जिस समाज ने इसको स्वीकार किया है, वहां की महिलाओं की हालत और बदतर है। तो इस दृष्टि से आज ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। लेकिन संपूर्ण समान सिविल संहिता की बात जो है, वो आसान नहीं है। कोई भी बातों में संपूर्ण परिवर्तन एकदम नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से पहला जो महिलाओं का प्रश्न है, इतना अगर सुधार कर लिया जाए तो देश के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। कि एक विवाह की दृष्टि से है और एक तलाक की दृष्टि से है, जो ये दो महत्वपूर्ण बात है, उसमें अगर सर्व स्वीकृति मिल बनकर इस बातों को अगर कानून में सुधार कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम देश के लिए और देश के हमारी महिलाओं के लिए होगा। तो इस पर मुझे लगता है केंद्रित विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कानून बनने से बातें नहीं बन जाती। अभी दहेज का 1961 में कानून बन गया, क्या दहेज देश में समाप्त हुआ क्या? तो कानून में बदलाव करना ये सरकार का कार्य है, जरूर राजनीतिक पक्षों का काम है, लेकिन समाज का मानस बदले ये काम तो हम सबका है। तो ये जो मानस कैसे बदलेगा, इसका अधिक विचार करने की आवश्यकता है। कानून में बदलाव एक बात है, लेकिन मानस में बदलाव कैसे होगा? और जब तक मानस में बदलाव नहीं होगा, तब तक कानून में बदलाव होने से भी संघर्ष बढ़ेगा। तो इसका मुझे लगता है कि गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना यह है कि कानून से भी ऊपर जन भावनाएं होती। आखिरी में कानून किसके लिए है? तो ये जागरण की आवश्यकता है, और मुझे लगता है इसका प्रारंभ हो गया है। 3 महिलाएं हैं, मुस्लिम 3 महिलाएं हैं, इस सर्वोच्च न्यायालय में गई है इसके खिलाफ कि तलाक के कानून जो है उसमें बदलाव होना चाहिए। और बहुत आश्चर्यकारक, कुछ दिन पहले एक चैनल पर वो तीनों महिलाएं आई थी और भी कई मुल्ला मौलवी भी साथ में थे, और काफी एक बहस उस पर हो रही थी। तो उनकी प्रारंभ तो हो गया है, लेकिन प्रारंभ हुआ है और बदलाव कब होगा? तो इसलिए मानस परिवर्तन में समय ज्यादा लगेगा, तो तब तक कानून के बदलाव के बाद भी कुछ परिणाम तो प्राप्त हो सकते हैं।
इसलिए कानून में भी बदलाव हो, मानस में भी बदलाव हो, ये दोनों कार्य साथ साथ करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से आज की गोष्ठी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस मानस बदलने का प्रारंभ इस प्रकार की गोष्ठियों से प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे समाज में आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक्रोफोन दे दीजिए इनको और आप अपना नाम बोल दें, क्योंकि ये सब रिकॉर्डिंग में आपका परिचय हो जाएगा। जी, सबको नमस्कार करते हुए भरत जी एक छोटी सी बात, जी एक छोटी बात सबके साथ सामने समक्ष रखना चाहूंगी। दो नामों का उल्लेख मैं करना चाहूंगी। बचपन से जब ये नाम मैं सुनती आई हूँ तो एक छवि दिमाग में लेकर हम बड़े हुए। सीता, स्वयंवर, विद्योत्तमा, शास्त्रार्थ, एक समान संवाद करने की छूट लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को, ये सैकड़ों साल पहले का प्राचीन भारतवर्ष था। तो हम कहाँ चूक गए अपने चिंतन में, अपने व्यवहार में, जो आज हम मजबूर हो गए कि ऐसे विषय वस्तु को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। क्या परंपरा थी और हम कहाँ आ गए और क्यों? इसलिए कि शायद कुछ संप्रदायों में, कुछ धर्मों में, कुछ महकमों में हमने अपनी महिलाओं के साथ संवाद करना बंद कर दिया है। उनकी जो एक अंतरात्मा की आवाज है, अंतर्मन की, वो सुनना शायद बंद कर दिया। हम जिस दिन इस देश में रेफरेंडम करेंगे, हमें कानून नहीं बनाने पड़ेंगे। हमें इतनी अच्छी आवाज किसी भी कौम से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी धर्म से आएगी। इस बात पर मैं तो बिल्कुल 100% मेरी कन्विक्शन है कि ऐसा ही होगा। क्यों ना हम एक रेफरेंडम करके ही देख लें, अलग अलग जातियों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, और देखिए कि हमारी महिलाएं क्या कहती हैं। कि उस हिंदुस्तान में जहां हमने ये परंपराएं, ये बनी हुई है परंपराएं, क्या हम वापस जा सकते हैं? मेरा नाम कुमुद दीवान है, मैं शास्त्रीय संगीतकार हूँ और भरत जी को बहुत दिनों से सुन रहे हैं, इनका लेखन पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, ये आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं और वो जो है आज के समय की आवश्यकता है कि हम अलग अलग विषयों पर अपने दिमाग को झिझोरें और उससे कुछ अगर मंथन होकर आता है तो उसमें हम सब के समाज की भलाई, महिलाओं की तो भलाई है ही। हम सोच भी क्यों रहे अपनी महिलाओं की भलाई? हमने तो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कोई कितना एम्पावर्ड होगा शास्त्रार्थ की। अब कहते हैं कि अब महिला हो तो बड़ों से नहीं बोलो, तो भाई के सामने नहीं, तो पिता के सामने नहीं, पति के सामने नहीं, ससुर के सामने नहीं। कहाँ हम थे, हम कहाँ आ गए? तो हम अभी आधुनिक हैं कि हम तब प्राचीन थे? क्या थे? बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। जी जी जी। आधुनिकता क्या है इसको पहले समझने की जरूरत है, इसके लिए तो मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। बड़ा ही दिलचस्प जो है विषय है और